जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आलम स्टडी पॉइंट में और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल। आज हम लेकर के आ चुके हैं केमिस्ट्री का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th जो है विज्ञान में केमिस्ट्री चैप्टर केमिस्ट्री होता है, जिनमें केमिस्ट्री में वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने लिखे गए हैं और ये जो कि आपके बोर्ड पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया, आप जाकर के देख सकते हैं सेट या किसी भी विद्यालय में, ठीक ना। तो हम क्वेश्चन लेके आ चुके हैं यूपी बोर्ड इंपॉर्टेंट विज्ञान का महत्वपूर्ण प्रश्न 2026 जो है एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है कापी और पेन लेकर के बैठ जाइए और कापी पेन लेकर बैठने के बाद इसको क्या करिए, उतारते रहिए, क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी महत्वपूर्ण और क्वेश्चन है। तो हम चलते हैं क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन को हम क्या करते हैं बताते हैं। ये जो है वर्जन से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित समझाइए। अब कॉपी पेन से इस क्वेश्चन को उतारते रहिए। अगर इसका आपको सॉल्यूशन चाहिए तो उसके लिए कमेंट में आप जो है लिख करके भेज दीजिए आंसर। तो हम इसका आंसर क्या करेंगे, सभी क्वेश्चन का आंसर बना करके आपके पास भेज देंगे। तो वर्जन से आप क्या समझते हैं उदाहरण सहित समझाइए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 1 है। दूसरा बोल रहा है खाने के सोडे का निर्माण विधि बताइए। तो खाने का सोडे का फार्मूला क्या होता है, आपको पता होगा कि NaHCO क्या होता है, 3 होता है। तो ये हमारे वाला खाने वाला क्या होता है, सोडा होता है। तो खाने का सोडा का फार्मूला ये होता है, यही हमें क्या करना है, निर्माण करना है। कैसे कैसे निर्माण करना होता है, क्या क्या चीज़ लेकर के निर्माण करना होता है, जब भी निर्माण करने के क्वेश्चन पूछेगा तो बाबू वो 6 नंबर में पूछता है। तो ये क्वेश्चन 6 नंबर में है। तो आप देख सकते हैं ये 6 नंबर में क्वेश्चन है। तो फिर कह रहा है कि संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आपको पता होगा कि संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि संतृप्त जिसमें सिंगल बॉन्ड हो तो क्या होता है संतृप्त, जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों पाए जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, असंतृप्त। तो जिसमें सिंगल बॉन्ड हो संतृप्त, जिसमें डबल और ट्रिपल पाए जाते हैं असंतृप्त कहते हैं। तो अगर इसी तरह आप चाहते हैं कि आंसर सबका जो है हमें मिल जाए तो कमेंट में आंसर लिख करके ज़रूर क्या है कमेंट कर दीजिएगा, हम इसका क्या है क्वेश्चन आंसर बना देंगे। तो कह रहा है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। तो हमें क्या करना है, बस समीकरण दे देना है और समीकरण दे के छोड़ देना है। तो समीकरण में क्या देना है, जिंक चूर्ण को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, आपको पता होगा कि ZN से क्या होता है, जिंक होता है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में मिलाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4। हाँ, तो H2SO4 के लिए जिंक से करा देंगे। तो आप पढ़े होंगे क्लास 10 में ही पढ़े होंगे साइंस यानी केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 विलियन में पढ़े होंगे कि अगर किसी धातु की क्रिया अम्ल से कराई जाती है तो उसमें हाइड्रोजन गैस हमेशा क्या होता है, रिमूव होता है। तो ये क्रिया में क्या करना है, कराना है, और क्या निकलता है क्या नहीं निकलता है हमें बता देना है, ठीक ना। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर क्या चलते हैं, इसमें 2 में चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि सोडियम ऑक्साइड तो Na2O को जल में घोला जाता है तो क्या बनता है। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो एकदम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कह रहा है धातु तथा अधातु में भौतिक गुणों के आधार पर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो हमें क्या बताना है, धातु और अधातु। तो धातु किसे कहते हैं, आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन दान करने की प्रवृत्ति रखता है, जो इलेक्ट्रॉन दान करता है उसे धातु कहते हैं, जिसमें धारा की प्रवाह होता है, जिसमें उष्मा का चालन होता है। जब एक उष्मा जो होती है एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंची है तो उसमें कहते हैं क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अधातु किसमें कहते हैं, जिसमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है, धारा का प्रवाह नहीं होता है, उष्मा का चालन नहीं होता है, बहुत कुछ। तो उनमें क्या करना है, भौतिक गुणों के आधार पे अंतर करना है। तो भौतिक गुण, जैसे धातु में भौतिक गुण क्या होता है, धातु में चमक होता है, धातु में तन्यता होता है, धातु में अघर्तनीयता होता है, बहुत सारे इसके क्या होते हैं भौतिक गुण होते हैं। जैसे अभी पूछेगा अधातु में क्या होते हैं, तो अधातु में चमक नहीं होता है, तो इसके जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक ना। फिर कह रहा ऑक्सीकरण तथा अपचयन किसे कहते हैं। तो आप भी इसको भी याद कर चुके होंगे, ऑक्सीकरण तथा अपचयन किसे कहते हैं, जिसमें जो ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीकरण ग्रहण करता है और हाइड्रोजन क्या करता है, दान करता है, उसे हम ऑक्सीकरण करते हैं। जो अपचयन में क्या करता है, हाइड्रोजन को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को क्या करता है, बाहर करता है, उसे हम अपचयन करते हैं। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 6 हो गया। तो एक इसी में क्वेश्चन नंबर और 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, रेडॉक्स, इस क्वेश्चन को भी लिख लेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे पास 7 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे।
8 बोला है खनिज तथा अयस्क में क्या अंतर होता है। तो खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है कि आप जानते होंगे, यहाँ पे तो हम डिटेल्स बताने नहीं है, सिर्फ यहाँ पे इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन है यहाँ पे। तो खनिज और अयस्क किसे कहते हैं, अगर आपके बारे में जानना है तो वीडियो कमेंट में जाइए और लिख करके भेजिए आंसर, हम इसका वीडियो बना देंगे, ठीक ना। तो खनिज जो क्या है, जो जमीन के ऊपर मिलते हैं, अयस्क और खनिज और अयस्क में क्या अंतर है, जो जमीन और जमीन के ऊपर मिलते हैं। नॉर्मल सी जा करके आप विद्या में देख सकते हैं या क्वेश्चन आंसर में देख सकते हैं तो मिल जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि एवं उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जानते ही हैं कि हड्डी टूटने में, जो है मूर्तियां बनाने में बहुत सारे जगह उपयोग होता है, उसी के बनाने की विधि हमें क्या करना है, लिखना है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है पेपर में, ठीक ना। फिर करें प्रतिस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या बोला है, प्रतिस्थापन तथा द्विविस्थापन को उदाहरण दे करके समझाइए। प्रतिस्थापन विधि किसे कहते हैं, द्विविस्थापन विधि किसे कहते हैं, तो दोनों में से या हो सकता है सिंगल क्वेश्चन पूछ दे, या हो सकता है कि दोनों के दोनों क्या कर दे, एक ही साथ पूछ दे, तो दोनों को हम एक साथ लिख दें, ठीक ना। फिर कह रहा है क्वेश्चन धावन सोडा और मीठा सोडा। धावन सोडा मतलब होता है धोने वाला सोडा और मीठा सोडा होता है खाने वाला सोडा। तो खाने वाला सोडा का फार्मूला अभी हम कुछ देर पहले लिखे थे NaCO3, और धोने वाला सोडा का फार्मूला Na2CO3 और क्या होता है 10H2O। तो ये हमारे पास धोने वाला सोडा होता है और ये हमारे पास क्या होता है, खाने वाला सोडा होता है। यही हमें क्या करना है, लिखना। तो रासायनिक सूत्र हमने लिख दिया। फिर कह रहे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो हमें क्या करना है, इन रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करना है, पूर्ण करना है। अभी यहाँ पे कर देते हैं, लेकिन हम नहीं करेंगे क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है आपको जा करके इन अभिक्रियाओं को कंप्लीट कर लेना है, ठीक ना, और जा करके कमेंट में बताना है क्या बनेगा। फिर कह रहा है एथिल या एसिटिक एसिड बनाने की विधि बताइए। तो ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर का ये पूछ सकता है। अगर पेपर में दोनों में से कोई एक आ गया, एथिल या एसिटिक एसिड। एथिल एल्कोहल क्या होता है, C2H5OH, और एसिटिक एसिड क्या होता है, तो CH3COOH। अगर इन दोनों में से कोई भी अगर एक आता है बनाने के लिए पेपर में, तो आप जो है 7 नंबर जो है पा सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं किसी भी चैनल पर जाके देखिए, सभी टीचर जो है इन्हीं क्वेश्चन को वायरल करेंगे, ठीक ना। तो हम इस क्वेश्चन को जो है हम बता चुके हैं, और हम अब बताएंगे केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट वायरल क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं फिजिक्स वाले में, ठीक ना। तो फिजिक्स वाले में देखते हैं कितने हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। तो एथिल या एसिटिक एसिड बनाने की विधि हो गया, और एक नॉर्मल में क्वेश्चन पूछ सकता है जिसे अम्ल और क्षार किसे कहते हैं। तो जो खाने में खट्टा लगे अम्ल कहते हैं, जो खाने में कड़वा लगे, ठीक ना, तीक्ष्ण लगे, उसे हम क्षार कहते हैं, ठीक ना। तो आप उसको भी क्या करेंगे, याद कर सकते हैं, ठीक ना। अम्ल का एग्जाम्पल पूछेगा तो बहुत सारे होंगे, नींबू हो जाएगा, इमली हो जाएगा, बहुत सारे एग्जाम्पल। एक और क्वेश्चन पूछता है पेपर में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो भी होता है साबुनीकरण किसे कहते हैं। तो साबुनीकरण आप जो है पेपर में जाकर के देख लीजिएगा, ये बार बार पूछता है साबुनीकरण तथा मिसेल किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 उसके नीचे क्वेश्चन नंबर 14 डाल के लिख लेंगे कि मिसेल तथा साबुनीकरण किसे कहते हैं, स्पष्ट उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हम चलते हैं यहाँ पे जो है फिजिक्स का भी देखते हैं। फिजिक्स का भी हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक ना। तो चलते हैं फिजिक्स में। आप नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बायोलॉजी का, यूपी बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th 2026, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। तो ये बायोलॉजी में छठा गया क्वेश्चन है, जो विद्या और सेट में दोनों में से जो है खोजा गया क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये जितना भी क्वेश्चन बताया जा रहा है जो ये बोर्ड पेपर के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले अभी फिजिक्स का देखें, अब चलते हैं देखते हैं सॉरी इसके पहले केमिस्ट्री का देखें, अब चलते हैं हम देखते हैं जीव विज्ञान, बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी क्या है हमारे पास, तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का 2 लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। देखिए पुरुष में पाए जाने वाले लिंग गुणसूत्र का विवरण दीजिए। आप जानते हैं गुणसूत्र क्या होता है, XX XY, ठीक ना। उसी के बारे में हमें क्या करना है, इसके बारे में बताना है, गुणसूत्रों के बारे में। तो अब क्या है हमारे पास क्वेश्चन नंबर बायोलॉजी का दूसरा नंबर है। तो कह रहा है कि मेडल द्वारा प्रतिपादित प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। आप समझ सकते हैं प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण किसे कहते हैं। जिससे मान लो मेडल साहब जो मेडल साहब थे उन्होंने क्या किया था, एक लंबा पौधा लिया था, एक बौना पौधा लिया था, एक गोलाकार बीज लिए थे, एक झुर्रीदार बीज लिए थे। तो उसी के बारे में क्या करना है हमें, 7 विपर्यायी लक्षण के बारे में क्या करना है, बताना है। तो फिर क्या करना है हमें, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया है वो बोल रहा है कि मेडल के नियमों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। तो मेडल का नियम क्या था, उन्होंने किस सिद्धांत पे उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने किस सिद्धांत के बारे में बताया था, उन्होंने किसके बारे में बताया था, अनुवांशिकी क्या होता है। तो उन सभी चीजों के बारे में क्या करना
करना है हमें, इनमें बताना है और उदाहरण भी देना है। मेडल के नियमों के उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। आखिर उनके नियम क्या थे, इन्होंने किस पे रिसर्च किया, तो इन्होंने मटर पे रिसर्च किया था, आपको पता होगा उद्यान मटर था, उन्होंने इस पे रिसर्च किया था। चलते हैं आगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला है कि मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए, पाचन क्रिया का वर्णन कीजिए। तो अब जानते हैं कि पाचन का डाइजेशन सिस्टम का हर बार जो है एक ना एक कोई फिगर जरूर पूछेगा, वो भी 7 नंबर का। या तो पाचन तंत्र पूछ ले, या हार्ट पूछ ले, या ब्रेन पूछ ले, या तंत्रिका तंत्र पूछ ले, या पुष्प की संरचना पूछ ले। अगर इन चारों पांचों में से जितने भी संरचना हमने बोला है, इन जितने भी हमने संरचना के बारे में बात किया, चित्र के बारे में बात किया, वो पेपर में कोई ना कोई एक जरूर पूछेगा, और वो भी 7 नंबर में पूछ लेता है। अगर थोड़ा कम बनाना हो तो चलेगा, कम नंबर में पूछेगा, लेकिन अभी तक हम देखते हैं 7 नंबर में जो फिगर बनाना होता है, और फिगर बनाकर उसका नाम लिख दो, तो ये कम से कम कितने दे के जाएगा, 7 नंबर दे के जाएगा। तो आप देख सकते हैं मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनिए और पाचन क्रिया के वर्णन कीजिए। मुंह से लेकर सब बताना है। उकल के बेटी क्या होता है, और इसोफेगस क्या होता है, फेगस क्या होता है, सारे चीजें हमें बताते हुए नीचे जाना है। फिर डाइजेशन के बारे में बताना, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, पेट के 3 भाग होते हैं, क्वाड्रिक, फंडिक और पाइलोरिक होते हैं। उन सभी चीजों के बारे में नाम लिखते हुए क्या करना है, हमें बना देना है। फिर कह रहे पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, इसकी क्रिया विधि को समझाइए। तो आप जानते होंगे पौधों में जल परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम और नीचे से पानी कौन लेके जाता है, तो जाइलम। खनिज लवण जितना भी नीचे की सामग्री होता है कौन लेके जाता है, तो जाइलम लेके जाता है। और कहाँ लेके जाता है, तो पत्तियों में जब भोजन बनता है तो उसके बाद वहां से सबके पास ले जाने का काम किसका होता है, तो आप जानते हैं कि उसके बाद कार्य होता है फ्लोएम का। तो ये जो है आप पढ़ लेंगे, क्योंकि अगर ये भी दे दिया, अगर पेपर में दे रहा है, तो ये भी मान लीजिए कि कितना नंबर का हो जाएगा हमारे पास, 7 नंबर का ये भी है। जितने भी क्वेश्चन है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये जो है 4 नंबर या 7 नंबर आपको दे के जाएंगे सारे क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं इसमें। तो फिर क्या है हमारे पास, फिर कह रहा है कि ब्रिकाडो, क्या कह रहा है, ब्रिकाडो यानी नेफ्रॉन, ब्रिकाडो यानी नेफ्रॉन का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। हमें ब्रिकाडो बनाना है, किडनी बनाना है, और किडनी बना करके उसका फिगर लिखने के बाद उसका सारा स्ट्रक्चर बता देना है कि स्वच्छ कैसे होता है, उसके बारे में उसका नाम बताना है, डुमका क्या होता है, हर चीज़ उसमें क्या करना है, नाम बता करके और क्या करना है, नाम लिख देना है, ठीक ना। तो वही बोला है कि इसके कार्यों का वर्णन कीजिए, एक एक नंबर में उसके कार्यों का वर्णन कर देंगे। तो ये भी हमारे पास कितना है, 7 नंबर दे के जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 8, इसी में बायोलॉजी में जो है हमारे पास फिर बायोलॉजी का क्वेश्चन नंबर जो 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है कि ऐच्छिक एवं अनैच्छिक प्रतिक्रियाओं में क्या है, और प्रत्येक को उदाहरण द्वारा समझाइए। अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रिया किसे कहते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार काम करते हैं, जो हमारे इच्छा अनुसार काम नहीं करते हैं, उसी को हम ऐच्छिक और अनैच्छिक क्रिया कहते हैं। तो इसको जो है बहुत बढ़िया से और ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पेपर में आने के चांसेस है इसका, ठीक ना। तो फिर चलते हैं समयुग्मजी तथा विषम युग्मजी में अंतर बताइए। समयुग्मी तथा विषम युग्मजी में अंतर क्या होता है, तो ये पेपर में कई बार ये भी पेपर में जो है क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको भी थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक ना। तो ये बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलते हैं, परागकोश का नामांकित चित्र बनाइए। परागकोश किसे कहते हैं, परागकोश में क्या होते हैं, जैसे एक एक नंबर में कभी कभी आप देखे होंगे कि पूछ देंगे कि परागकोश में क्या होते हैं, तो परागकण होते हैं। तो फिर कहेगा परागकण किसे कहते हैं, पुमंग किसे कहते हैं, स्त्रीकेसर किसे कहते हैं, स्टाइल यानी सिग्मा स्टिग्मा किसे कहते हैं, वर्तिका किसे कहते हैं, वर्तिकाग्र किसे कहते हैं, उसमें निश्चेषण, कई तरीके से क्वेश्चन इसमें क्या कर सकता है, उठा सकता है। तो बहुत ही ज़्यादा ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो परागकोश का या पुष्प की संरचना बनाने के लिए सीख जाइएगा, क्योंकि पेपर में पुष्प की संरचना भी पूछ सकता है। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है क्या है, 11 में कह रहा है जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। कि जनन स्वास्थ्य मतलब कि जनन स्वास्थ्य वो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर से है, ठीक ना, जनन स्वास्थ्य से। तो ये क्या है उसमें कि जब आदमी जन्म लेता है तो किन किन बातों पर ध्यान रखना चाहिए, तो उसका स्वास्थ्य कैसे रखना चाहिए, जो मत जैसे मान लो किसी लड़के का जन्म हुआ जो उसमें औजार है, उन औजारों को कैसे साफ रखे, अगर वो साफ नहीं किया जाता है तो किसी भी अन्य तरीके से क्या हो सकते हैं, रोग हो सकते हैं। तो वही कह रहा है जनन स्वास्थ्य पर एक टिप्पणी लिखिए। तो आप इस पे क्या कर सकते हैं, एक टिप्पणी लिख सकते हैं, क्योंकि वेरी मोस्ट है। और हम चलते हैं, कह रहे हैं फिर परिवार नियोजन की विधियों का उल्लेख कीजिए। हमें कैसे परिवार को क्या करना चाहिए, रोकना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए, उसके बारे में सोचना चाहिए, ठीक ना। कैसे कैसे जो है जनसंख्या बढ़ रही है उसके ऊपर विचार करना है, ठीक ना। तो परिवार नियोजन की विधियों का हमें क्या करना है, उल्लेख कीजिए, भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? तो आप जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं तो उसमें लार जो है मिलता है। तो लार में बहुत प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे लाइपेज, एमाइलेज, डाइस्टेस, टाइलिन प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। और ये एंजाइम जब भोजन में जाके मिलते हैं तो पहले तो भोजन को लुब्रिकेंट बनाते हैं, फिर यहाँ से सरकने के लिए क्या करते हैं और सहायक होते हैं। तो बहुत सारे अंदर जा करके पाचन में बहुत सारे एंजाइम प्रोटीन्स में चेंज हो जाते हैं, ठीक ना। तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। तो जब तक हम लार भोजन में मिलेंगे नहीं तब तक जानते हैं आपके भोजन पचेगा नहीं। तो कह रहे श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर बताइए। श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर बताइए भी, ये भी बहुत ही खास क्वेश्चन है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन छाटा गया क्वेश्चन है और कई बार बोर्ड पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। आप देख करके कोई भी सेट में उठा लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको जरूर उसमें देखने के लिए मिलेगा। तो फिर कह रहे एक संकर तथा द्विसंकरण से अब क्या समझते हैं। जैसे एक बार क्रॉस हुआ, फिर 2 बार क्रॉस हुआ, तो ये चैप्टर, ये टॉपिक हमें पढ़ना है किसमें, मेडल के नियम में, कि एक बार क्रॉस होता है तो क्या बनता है, क्रॉस होता है तो क्या बनता है। तो उसी को एक संकरण तथा द्विसंकरण के नाम से जाना जाता है। फिर कह रहा है रुधिर और लसिका में क्या अंतर है। तो आपने रुधिर के बारे में पढ़ा है, ब्लड के बारे में पढ़ा है, तो जा करके उसमें देख लेंगे कि ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इनका आंसर चाहिए या आप चाहते हैं कि इसका हम एक वीडियो बना दें तो कमेंट में आंसर लिख करके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलते हैं फिर को, अब 16 हमारा क्वेश्चन हो गया। तो बायोलॉजी में और भी 2-3 ऐसे क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है, जगह ना होने के कारण ना लिख पाए, तो वो क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है कि बोल देगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो कह देगा मादा जनन तंत्र का संरचना बनाइए और नर जनन तंत्र का संरचना बनाइए। तो आप इस बातों को ध्यान रखेंगे, भले क्वेश्चन नहीं लिखें लेकिन आप कॉपी पेन से इसको लिख लेंगे। नर जनन तंत्र तथा मादा जनन तंत्र किसे कहते हैं, उसका नामांकित चित्र बनाना सीख जाना है। वृषाणु किसे कहते हैं, अंडकोश किसे कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इससे जो है पूछ सकता है, आप जो है इसको थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक ना। तो हम चलते हैं, अब यह बायोलॉजी का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं लास्ट यानी कि फिजिक्स वाले पे। फिजिक्स में से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे पास, तो उसका भी, फिजिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम आपको बता रहे हैं, ठीक ना। तो जो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो उम्मीद है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट फिजिक्स पे। 2026 के लिए फिजिक्स का ये क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन ये कह रहा है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन किसे कहते हैं। आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश के अपवर्तन तथा परावर्तन किसे कहते हैं। तो आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह से टकरा करके उसी माध्यम में लौट जाती हैं उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अपवर्तन किसे कहते हैं, तो आप पढ़े होंगे कि जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती हैं तो विलंब की तरफ झुक जाती है। तो आप ये जरूर पढ़े होंगे, उसके नियम क्या होते हैं, तो आपको पता होगा कि नियम क्या कहते हैं। आने वाले प्रकाश की किरणें तथा जाने वाले प्रकाश की किरणें, आने वाले को अपवर्तित कहते हैं, जाने वाले को परावर्तित कहते हैं। तो आने वाली आपतित, जाने वाले परावर्तित। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं, वो पहला नियम होता है। दोनों का पहला नियम सेम होता है, बस इसके परावर्तित इसका अपवर्तित हो जाएगा। तो चलते हैं, आप उम्मीद है कि याद किए होंगे, या नहीं याद होगा तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे कि वेरी मोस्ट है। तो चलते हैं आगे, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, क्योंकि जब प्रकाश की रोशनी होती है, प्रकाश तो समय रात में हो, रात की बात है, जब तारे की रोशनी जो है किरण जब आती है पृथ्वी पर, तो उसके बीच में अनेकों वायुमंडल होते हैं और उस अनेकों वायुमंडल के कारण कभी प्रकाश की किरणें, जो तारे की किरणें जो होती हैं, लाइट रे जो होती हैं, जो रे होती हैं किरणें, वो एक जब जाती हैं तो उस बहुत सारे वायुमंडल होते हैं, उस वायुमंडल में जब प्रवेश करती हैं तो वो कभी अविलंब से दूर हटती हैं, कभी अविलंब के पास हो जाती हैं। इसी कारण तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आप इसको बहुत बढ़िया से पढ़ लीजिए क्योंकि पेपर में दे सकता है। निकट दृष्टि दोष तथा दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि निकट दृष्टि दोष, जो दोष कहेगा वो दिखाई देगा। निकट दृष्टि दोष मतलब निकट की वस्तु दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, जिससे दूर की वस्तु दिखाई दे परंतु निकट की वस्तु न दिखाई दे। चलते हैं निम्न। ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम जो होता है क्या होता है, तो आप पढ़े होंगे ओम का नियम V = होता है I × R। हमें इसी को क्या करना होता है, प्रूव करना होता है। तो अगर कोई भी हम चालक ले लेते हैं, अगर उसकी भौतिक अवस्था में परिवर्तन ना करें, जैसे दाब ताप आदि जो है हम उसमें परिवर्तन नहीं करते हैं, तो उसके एक सिरे पर विभव देंगे तो दूसरे सिरे पर धारा उत्पन्न होता है। और विभव जो होता है वो धारा के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती कहीं कहीं लिखा होता है। तो क्या करते हैं, V प्रोपोर्शनल टू क्या होता है I, और जिसे प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो लग जाता है R। क्या लगता है, R। तो यहाँ फार्मूला रहता है V = I × R हो जाता है। तो ये ओम का नियम जो है बोर्ड पेपर में पूछ सकता है। फिर कह रहे हैं मानव नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं। आप पता है
आँख के बारे में आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आंखों की संरचना बनाने के लिए भी पेपर में दे सकता है फिजिक्स में। तो आंखों की संरचना के बारे में पढ़ लेंगे। पहले क्या होता है हमारे पास, कार्निया होता है, कार्निया के बाद जब जलते हैं जलीय द्रव, जलीय द्रव फिर क्या होता है आयरिस, आयरिस के अंदर पुपिल होगा, फिर लेंस होगा, फिर उसके अंदर फिर अंदर जगह फिर उसके अंदर कंचाप द्रव, फिर उसके बाद पीछे जाएंगे तो रेटिना होगा, बहुत सारे अंध बिंदु क्या होता है, पित्त बिंदु क्या होता है, बहुत सारे देखने के लिए मिले। लेकिन मानव नेत्र की समझने क्षमता किसे कहते हैं, तो वो क्या होता है आंखों को फैलाना और सिकुड़ाना की क्रिया को हम क्या कहते हैं, नेत्र की समझने क्षमता कहते हैं। अब आपको ये याद करना है कि कौन फैलाता है, तो होता है सिलियरी मसल। तो आप इसको तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बोर्ड पेपर में ये पूछ सकता है। फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम लिखिए। तो फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जो है ऐसे नियम देखे होंगे, ऐसे करके जो बना होता है फिगर में, या ऐसे लेफ्ट हैंड वाला भी बना होता है, राइट हैंड वाला भी बना होता है। तो अगर कभी भी ऐसे फिगर दिखाई दे तो वही जो है हमारे पास है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम है। और उसमें पूछ देगा कि एक जूल की परिभाषा क्या होता है। तो एक जूल की परिभाषा जरूर लिखे रहेंगे, क्योंकि एक जूल का भी पूछ सकता है, एक जूल का पूछ दिया तो एक जूल का बहुत ही ज्यादा बार पूछा गया है, तो इसलिए हम लिख दिए एक जूल की परिभाषा क्या होता है। और एक और भी क्वेश्चन है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बताइए। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव भी जो है पेपर में आ सकता है, तो इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए। हाँ, अगर आप सोच रहे होंगे कि न्यूमेरिकल का है, तो न्यूमेरिकल का हम वीडियो बना चुके हैं, उसमें वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करके जो उसका बना है, और उसमें सारे क्वेश्चन जो है विद्या और सेट यानी कि 2024, 2023, 2022 जितने भी हमारे पास सेट हैं उन सभी में से क्वेश्चन न्यूमेरिकल छाट करके लगाएं। आप जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक ना। तो न्यूमेरिकल उसमें लगा चुके हैं। हाँ, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के बाद इसमें जो है आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है हम कराएंगे, बहुत ही जल्द लेके आएंगे, ठीक ना। एमसीक्यू क्वेश्चन कम से कम 40 को क्वेश्चन रहेंगे या 50 भी हो सकते हैं, उनमें से आपका 20 क्वेश्चन मिलने का बहुत ही क्या हो सकता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद हो सकता है, ठीक ना। तो आप जो है इसी तरह जो है अब चलते हैं इसके आगे। एक जूल की परिभाषा क्या होता है, तो फिर 3-4 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट बताते हैं इसके बाद से, जो भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आलेख खींचने के लिए आता है, क्या आता है, आलेख खींचने के लिए। तो आलेख खींचने के लिए भी देख लेते हैं उसमें से क्या क्या पूछता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे चलें। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 पे। 9 जो कह रहा है फिजिक्स का, अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता के अंदर पर रखा जाए तब प्रतिबिंब की स्थिति और आकृति का आलेख कीजिए। मतलब क्या करना है, एक अवतल दर्पण होगा और अवतल दर्पण में वक्रता के अंदर पर एक वस्तु रखना है और वस्तु रख करके उसका आलेख को क्या करना है, समझाना। और ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है। तो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है अवतल दर्पण में आभासी प्रतिबिंब बनने का किरण आलेख बनाइए। इसके लिए वस्तु की स्थिति का आलेख कीजिए। हमें अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखे कि हमें उसका प्रतिबिंब जो है हमेशा आभासी बने। तो आपको पता होगा कि मान लो ये अवतल दर्पण हुआ, तो अवतल दर्पण में ये क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, F होता है, और ये C होता है। तो इसके बीच में अगर किसी वस्तु को रख देते हैं तो हमेशा इमेज कहाँ बनता है, इसके विपरीत दिशा में, यानी कि पीछे बनता है। तो वो मतलब वो कह सकते हैं कि वो आभासी होता है। तो आप इसको भी जो है देख लेंगे, क्योंकि ये भी बोर्ड पेपर में बहुत ही बार क्वेश्चन जो है पूछा गया, ठीक ना। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर 11 कर रहे हैं समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम दोनों इंपॉर्टेंट है बोर्ड पेपर में। इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन जो है आपको जरूर दे सकता है। तो समांतर क्रम तथा श्रेणी क्रम में जुड़े 3 प्रतिरोधों तुल्य प्रतिरोधों के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। तो आपको फार्मूला होगा समांतर श्रेणी के लिए फार्मूला होता है 1/r = 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। ये फार्मूला होता है किसके लिए, समांतर के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए फार्मूला होता है तो r = r1 + r2 + क्या होता है, r3 होता है। तो कृपया इसको जा करके एक बार निगमन जरूर कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड पेपर में क्वेश्चन जो है बार बार ये पूछा गया है। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम क्या करते हैं 12 क्या कह रहा है कि मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। जो मानव नेत्र होता है, आंख जो होता है, उसका नामांकित चित्र बनाना हो। नामांकित चित्र बनाने के बाद उसके सारे क्या करना है, नाम लिखना। और नाम लिखने के बाद कह रहा है रेटिना पर प्रतिबिंब का बनना किरण आलेख द्वारा समझाइए। जो इमेज पे जो रेटिना होता है, जो उस पे किरण बनता है, किरण आलेख होता है, जो जिसपे इमेज बनता है कह सकते हैं, तो उसी का हमें क्या करना है, किरण आलेख द्वारा बना देना है और बना करके क्या करना है, छोड़ देना है। तो ये भी 7 नंबर में जो है ये पेपर में पूछता है, ठीक ना। तो फिर इसी तरह अगर ये जो है इसका जो न्यूमेरिकल है,
जो है हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं, तो कृपया जा करके उसमें देख लेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करा चुके हैं, ठीक ना। तो अगर आप इसी तरह अगर चाहते हैं कि इन सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का अगर हमें सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप कमेंट में कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसको आंसर जो है बता देंगे, ठीक ना। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।